अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इसरारुल हक और आप देख रहे हैं FLP बूस्टर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मैंने स्टेटस भी लगाया था, स्टोरीज भी लगाई थी ताकि पता चले कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो मेरा हल्का है या दो लोग मुझे जानते हैं या मैं जो मेरी स्टोरीज वगैरह देखते हैं, क्या उन लोगों में से कितने लोगों को DSA का पता है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पता है, कितनों को नहीं पता। तो जो 90+ वो था ना, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स था वो था नो। हालांकि इसको समझना जानना आज के लिए, आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको समझेंगे आप ये सोचेंगे कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 या 30 साल तक के लोग मुझे देख रहे होंगे, अभी तक मुझे DSA का ही नहीं पता और मैंने इससे फ़ायदा ही नहीं उठाया। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये है क्या। और वैसे इसकी वजह एक और भी थी। मेरा आप लोगों से पूछने का मकसद एक और भी था। जितनी भी MLM है या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, वो DSA एसोसिएशन की मेंबर होती हैं। और जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर होने से भी वो डायरेक्ट सेलिंग ही करती हैं। क्यों करती हैं और इससे फ़ायदा क्या है? हमारे जो पुराने आम कन्वेंशनल बिज़नेस के जो मसले हैं, वो किस तरह डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग जो है ये ख़त्म करती है, और इसमें कैसे हमारा फ़ायदा है, आम आवाम का कैसे फ़ायदा है। ठीक है, ये सब बातें हैं। इस वजह से मैंने तो पहली तो बात है कि ये बननी क्यों थी, इसकी वजह क्यों पेश आई। ठीक है, तो सीन ये है कि ये बनी थी 1910 में। मतलब पहली डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस जिस एसोसिएशन थी, जिसके अंडर कंपनीज़ आई, इंटरनेशनल एसोसिएशन आई। तो विकीपीडिया भी आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये बनी क्यों थी। इसकी वजह ये थी कि जो है ना, हमारा जो आम कन्वेंशनल बिज़नेस है, अब आपको खुद पता होगा, आम कन्वेंशनल बिज़नेस में कंपनी की जो प्रोडक्ट बनाने की लागत होती है ना, वो बस 100 में से 30% होती है। ठीक है, तो उसके अंदर से जो है ना 40% कंपनी से निकल के आगे डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, और होलसेलर के बाद रिटेल सेलर, और फिर रिटेल सेलर के बाद कस्टमर। तो फिर आता है कस्टमर। ठीक है, अब मसला ये था कि कंपनी ने जो बनाई 30 रुपये की चीज़, तो इस पूरी चेन में से गुजरते गुजरते अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कमीशन रखना, उसके बाद वो जो था हमारा होलसेलर ने अपना, रिटेलर ने अपना, सारों ने आखिर मेहनत करनी है। उसके बाद जो था ना, एंड में जो कस्टमर आता था वो, तो कस्टमर तक पहुंचती थी, इस चेन से जो चीज़ पहुंचती थी, तो 30 रुपये की चीज़ जो होती थी ना, 40% ऐड करके 70 रुपीज़ की हो जाती थी। ठीक है, अब आप ये सोचें, जो 30 रुपये की चीज़ है, ठीक है, तो उसके ऊपर कंपनी ने 30 रुपये लगाए। उसके अंदर जो मटेरियल होगा उसकी क्वालिटी भी 30 रुपये की होगी ना, तो फिर ही कंपनी ने बनाई है। तो आपको कितने की मिली? 70 की, दुगने से भी प्लस की। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब ये है कि आम कन्वेंशनल बिज़नेस में, अभी मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई है, कि अभी डिटेल बाकी है। वैसे मैं आपको एक बात बताने कि आम कन्वेंशनल बिज़नेस के अंदर जो 30 रुपये की चीज़ थी, वो जस्ट इस चेन से गुजरने से ही डबल की हो जाती है। और चाहे आप 2000 की भी चीज़ लेते हैं तो वो बनती तो 900 की है ना। पर अभी मैंने इस चेन में से गुजारा, अभी एडवर्टाइजमेंट तो साइड पे है, उसका तो अभी मैंने अलग बताना है आपको कि उस पर कितनी कॉस्ट आती है और फिर ये कितने की चीज़ हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि 2000 वाली चीज़ यूज़ करने से ये फील ना करें कि मैंने बहुत महंगी चीज़ यूज़ कर लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, उसकी कीमत जो है आधे से कम ही है। ठीक है, बहरहाल ये बात तो आप सब जानते हैं, और जो बिज़नेसमैन लोग हैं वो उस बात को समझते भी हैं। बहरहाल आगे आते हैं, जो 30 रुपये की चीज़ 70 रुपये की तो होगी, हमने 100 की करनी है। 100% परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो सीन ये है कि जो एंड वाला 30% था ना, वो जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। देखें, जो भी चीज़ अभी मार्केट में आनी होती है उससे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। मतलब iPhone 13 अभी मार्केट के अंदर लॉन्च होना है, अब हो चुका है, मगर इससे पहले ही
उससे पहले ही उसकी काफ़ी सारी वीडियोस आ गई और मतलब कि लोगों तक बात पहुंच गई और उसके एडवर्टाइजमेंट्स होने लग गई। उसके अलावा भी कोई भी चीज़ है कि छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो उसकी मार्केट में आने से पहले, या कोई भी अदारा है या कोई भी कॉलेज वगैरह खुलता है तो उसकी मार्केट से आने से पहले, लोगों तक आने से पहले उसकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो फिर लोगों पे पहुंचता है। और जैसे ही वो लोगों के पास आता है, वो चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि हमने उसको देख ही इतनी बार लिया होता है कि जो है ना, और सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए देखा होता है जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो हमारे दिमाग के अंदर, जो साइकोलॉजी के अंदर हमारे, उसकी एक वैल्यू बन जाती है। जब हम उस बंदे को वो चीज़ करते देखें या वो प्रोडक्ट यूज़ करते देखें जिसके बारे में हमारे दिल के अंदर कोई वैल्यू है जिस पर्सन की, तो फिर उस चीज़ की जो वो यूज़ कर रहा होता है उसकी भी वैल्यू हो जाती है। हालांकि हम ये भी समझते हैं कि जितने इतने बड़े बड़े एड्स देने वाले सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो खुद तो वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, मगर फिर भी क्योंकि हम उनको देखा होता है तो बट कहीं ना कहीं हमारे नॉन जो होते हैं ना, उसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अनइंटेंशनली हमारा जो माइंड है ना, उसके अंदर उस चीज़ की जो है ना एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है। फिर जब वो मार्केट के अंदर आता है तो फिर हम ना उसको जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। इससे ये होता है कि रिटेलर्स भी बढ़ जाते हैं, सेलर्स भी, बायर्स भी बढ़ जाते हैं, और जो है ना हमें जगह जगह वो चीज़ नज़र आती है। तो ये था जी कन्वेंशनल बिज़नेस। अब इसमें ये होता है कि 30 रुपये की चीज़ 100 रुपये में किस तरह पहुंचती है और क्या क्या चीज़ें अंदर आती हैं, ठीक है, मैंने आपको ये समझाया। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अब कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाई उसने जो डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को दी, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दी, रिटेलर से आगे कस्टमर के पास आई। इस साइकिल के अंदर अंदर जो चीज़ ओरिजिनल होती है ना उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास इस चीज़ को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं होता जब तक कि कंपनी हमें कोई वो ना दे दे, मतलब कि एक स्पेसिफिक कोई मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाए कि ये चीज़, ये जो कंपनी है हमारी कॉपी कर रही है, हमारी चीज़ की पहचान करने के लिए ये चीज़ देखें, ये करें, वो करें। इस तरह का जब तक कि कंपनी की तरफ से कोई ना आए तब तक हमने जो है ना कंपनी के पैसे दे के ही, और जो है ना मतलब कि जितनी में कंपनी की चीज़ होती है वही दे के और जो कॉपीज़ ख़रीदने लग जाते हैं। वैसे भी आपको सबको पता है कि कॉपीज़ कितनी बनती है और क्यों बनती हैं। उनका नुकसान किसको है? कंपनी को होता है, और जो कस्टमर है उसको होता है। उसको ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलती, और जो कंपनी होती है उसका नेम ख़राब होता है। जब कस्टमर चीज़ यूज़ करता है तो कहता है कि यार ये चंगी है, मैंने तो मतलब कि इतनी फजूल चीज़, ठीक। कुछ लोग समझ जाते हैं कि हाँ यार ये मतलब कि कॉपी मिल गई मुझे, चूना लग गया, ठीक है। अब कहने की बात यह है कि जो है ना, जो आम कन्वेंशनल बिज़नेस था उसके अंदर एक तो ख़र्चा बहुत है। अच्छा, एक तो ख़र्चा बहुत है, दूसरा चीज़ हमारी चाहे सेल हो जाती है, बट दूसरा ये है कि जो है ना कॉपीज़ बनने का, रेप्लिकेशन जो होती है, या मतलब कि मार्केट के अंदर ओरिजिनल चीज़ ना पहुंचना, जेन्युइन चीज़ ना पहुंचना, एक ये इशू था। अब ये दो इशू थे, ठीक है। और जितने मालियत की प्रोडक्ट कस्टमर को मिलती थी उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू हकीकत में नहीं होती थी। उसकी वैल्यू होती 30 रुपये ही थी, मगर कस्टमर को वो 100 रुपये की मिलती थी, ठीक है। अच्छा, अब कस्टमर तो नहीं चाहेगा कि उसको 30 रुपये की चीज़ 100 की मिले, बट कंपनी ये कहती है कि भाई आप तक पहुँचाने में जितने खर्चे हैं वो भी हमारे मतलब मिलने चाहिए, वही मतलब कि हमारा भी तो, हमने भी तो आखिर बिज़नेस करना है। ये चीज़ थी। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी कन्वेंशनल बिज़नेस के अंदर क्या मकसद है। इसके बाद इसका तोड़ किस तरह किया गया, वो थी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अच्छा, तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मकसद ये था कि जो है ना, एक जो हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो खर्च आता है 40%, और जो था 30% एडवर्टाइजमेंट पे, और जो 40% खर्च आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के ऊपर, ये परसेंटेज जो अगर टोटल मार्केट में देखी जाए ना ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो ये होते हैं जस्ट 10% पीपल, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और एडवर्टाइज़र्स। रिटेलर तो मतलब कि आम हो जाते हैं ना। तो अच्छा, और जो दूसरे थे रिटेलर और बायर, ये थे 90%।
ठीक है, और पैसा कहाँ जा रहा था, जस्ट 10% के अंदर, ठीक है। और जो 90% लोग थे, उन 10% की बेईमानी की वजह से उनके पास कॉपियाँ जाती थी। उन 10% की जो थी ना डिमांड, पैसे की डिमांड की वजह से उनके पास, ये जो 90% लोग थे, इनके पास जो है ना महंगा प्रोडक्ट जाता था, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे जाता था। अब इस मसले को हल करने के लिए जो है ना डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आई। उसने क्या किया, उसका मकसद क्या था और उससे फ़ायदा क्या हुआ। तो ये था कि ना DSA ने आके कहा कि डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, सीधी कंपनी से प्रोडक्ट ही वो ले जिसने आगे कस्टमर को देना है, बस बात ख़त्म। देखें, अब कंपनी से डायरेक्ट सेलर के पास जब चीज़ आएगी, रिटेलर के पास जब चीज़ आएगी, तो अंदर से जो डिस्ट्रीब्यूटर का वो जो था टैक्स वो ख़त्म, एडवर्टाइज़र की एडवर्टाइजमेंट के पैसे ख़त्म, और जो थे हमारे होलसेलर उनके पैसे ख़त्म, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा इसे हुआ क्या कि जो चीज़ कंपनी ने जितने की बनाई थी, सपोज़ करें कंपनी ने 40 की बनाई, तो वो 40 की ही जो थी ना, वो 40 की ही किसको मिली, रिटेलर को, ठीक है, सेलर को। तो अब जो बायर है उसके लिए बाय करना आसानी होगी, बट अब बायर को पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आई हुई है, क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की। यहाँ सेलर को मसला आता था, तो अब सेलर को ही एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती थी। तो कंपनी ने कहा चलो इस तरह कर देते हैं कि महंगे महंगे सेलिब्रिटीज़ को एक एडवर्टाइजमेंट के हम जो इतने पैसे देते हैं, कंपनी ने तो पैसे ही देने हैं ना, एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर 30% 30 रुपीज़ अगर देती थी कंपनी एडवर्टाइज़र को, तो उसकी डिमांड भी क्योंकि ज़्यादा होती थी, क्योंकि उसके आगे जो होते थे ना फॉलोवर्स, उसको देखने वाले वो ज़्यादा होते थे, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी, कंपनी ज़्यादा पैसे देती थी, ठीक है। बट इधर जो था, और क्योंकि आम रिटेलर को पहले पता ही नहीं था इस बात का कि यहाँ से भी पैसे आ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से इतने पैसे आते हैं, तो कंपनीज ने इस तरह किया कि हमारे जो रिटेलर्स थे उनको कहा कि आप प्रोडक्ट सेल करें, तो चलो प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं ना, वो तो हम आपको डिस्काउंट तो वो तो आप ले ही लेंगे, मतलब कि अगर ये है कि 40 का प्रोडक्ट हम सेलें तो 50 का सेल कर लें, ठीक है, 10% एक प्रोडक्ट के ऊपर आप ले लें। दूसरा ये है कि भाई ना एडवर्टाइजमेंट खुद करें, लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन खुद दें कि ये प्रोडक्ट है, तो क्योंकि उससे ये होगा कि हम जो है ना आपको इस एडवर्टाइजमेंट के पैसे दे देंगे। अब फ़ायदा क्या था कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे रिटेलर को थोड़े देने पड़ने थे एडवर्टाइज़र की निस्बत, ठीक है। अब जो चीज़ 40 की थी, कंपनी ने वो दी कस्टमर को, रिटेलर को 35 रुपये की या 30 रुपये की, और कह दिया कि यार तू 50 रुपये की सेल कर लियो, तो ये जो 10 रुपये हैं ना ये एडवर्टाइजमेंट के, और जो ऊपर वाले 10 हैं ना ये जो है ना आपके क्या कहते हैं सेलिंग के डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये आता था कि जो कंपनीज नाकस प्रोडक्ट बनाती थी ना, उनका इस तरह करने से ना सिर्फ नुकसान हुआ, मतलब मगर उनका तो मतलब कि बिज़नेस ही फ्लॉप हो गया। क्यों? अब नाकस कंपनी बनाने वालों को जब सेलिब्रिटीज़ होते थे ना, एडवर्टाइजमेंट होती थी जब, तो वो उनकी वजह से उनका प्रोडक्ट तो सेल हो जाते थे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ आगे मशहूरी करते थे, लोगों को बताते थे, जिन लोगों को उनसे मोहब्बत होती वो यूज़ कर लेते। मगर जब उन्होंने इस तरह ड्रग सेलिंग अप्रोच अपनाई और जो उनका सेलर था वो ही आगे एडवर्टाइजमेंट करता था ना, तो उनको ये नुकसान हुआ कि अब सेलर की जो है ना इन्फ्लुएंस थोड़ी है पीपल के ऊपर, उसको कम लोग देखते हैं, उसको जस्ट उसके जानने वाले लोग देखते हैं, और उनके डायरेक्ट उसके साथ मतलब कि जो बंदा इस चीज़ की गारंटी देता है कि यार ये तेरी चीज़ ये काम करेगी, और जब वो नहीं होता था तो जो था वो लोग डायरेक्ट आके कहते कि यार मैंने तेरे से ही सुना था, तूने ही कहा था कि ये प्रोडक्ट ले, मगर इसने तो मेरा काम ही नहीं किया, ये तो फजूल प्रोडक्ट है। अब रेपुटेशन किसकी ख़राब हो रही है? रिटेलर की। जब रिटेलर की रेपुटेशन ख़राब होने लग गई तो उसने कंपनी से प्रोडक्ट लेने ख़त्म कर दिए, ठीक हो गया। अब मसला ये था कि नाकस प्रोडक्ट जो थे वो एडवर्टाइजमेंट से सेल होते थे, मगर डायरेक्ट सेलिंग में वो सेल होने ख़त्म हो गए। एक बहुत बड़ी इससे ये भी फ़ायदा हुआ डायरेक्ट सेलिंग का कि जस्ट ओरिजिनल और अच्छे प्रोडक्ट जो थे ना
वो ही डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से क्या कहते हैं ना मेंबर होते थे, अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी मेंबर होती थी और उनके प्रोडक्ट सेल भी होते थे। अगर वो नाकस बनाए तो वो सेल ही ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि एडवर्टाइज़र स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, एडवर्टाइज़र माड़ा है, उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। जितना एडवर्टाइज़र स्ट्रॉन्ग होता है उतनी नाकस प्रोडक्ट जल्दी सेल हो सकती है, उतनी जल्दी सेल हो सकती है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो जस्ट अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे वो ही DSA के अंदर आए। ठीक है, और जो थी ना जो इनकम थी वो सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट की भी और सेलिंग की भी पीपल को मिलने लगी। उसके बाद जो जाली चीज़ें थी, अब देखो अच्छा प्रोडक्ट तो कंपनी में मार्केट में आ गया, अच्छे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी हो गई। ठीक है, तो मतलब पर्सनल ने अपने तौर पे कर दिया। अब पर्सन इतना तो अमीर नहीं है ना कि बड़ी बड़ी मतलब कि इश्तिहार चलाने लग जाए, इसलिए आपको एड्स नज़र नहीं आते डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जितने भी MLM कंपनीज होते हैं उनके प्रोडक्ट्स से। ठीक है, और इसीलिए हर दुकान के अंदर ये चीज़ नज़र भी नहीं आती, जस्ट उसी के पास नज़र आती है जो कि डायरेक्ट कंपनी से लेता है। ठीक है, अच्छा आगे। अब जब एक चीज़ आनी ही डायरेक्ट मेरे पास है तो आपको ये पता होगा ना कि मेरे पास आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है कि मैं जो हूँ ना कंपनी का लीजिट पर्सन हूँ, जिसको कंपनी की कागजात के अंदर आप जाके देखें तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारा बिजनेस ओनर है या डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया वो ही मेरे पास आया, कंपनी से निकलता ही वो प्रोडक्ट है जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेने आता है। समझ रहे हैं, आम बंदा ले ही नहीं सकता। आउटलेट से जब निकला ही नहीं तो इसका मतलब मार्केट के अंदर वो आया ही नहीं आम बंदे के पास। किसके पास आया? जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अगर उसके पास आपको कोई प्रोडक्ट नज़र आता है तो मतलब वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ फॉरएवर का या किसी भी MLM का और मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मेरे पास कहाँ से आया? मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया। तो मैं जब डिस्ट्रीब्यूटर से लूँगा तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो होगा वो क्या कहते हैं डिस्काउंट रख के मुझे देगा, मेरे पास प्रोडक्ट हो ही इतना महंगा जाएगा कि मेरा सेल ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर है उसके पास जस्ट कंपनी से ही प्रोडक्ट आएगा तो वो सेल करेगा, और जो प्रोडक्ट जस्ट कंपनी से ही आएगा तो वो ओरिजिनल ही होगा ना। कॉपी बनाने की जो गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने कितने मसलों का हल किया। एक तो ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में आने लग गया, दूसरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह के खर्चे ख़त्म हो गए, तीसरा लोग जो थे ना उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सस्ती प्राइस में मिलना शुरू हो गया। ठीक हो गया, मतलब जितनी मालियत उस प्रोडक्ट होती थी उतने में मिलने लग गया। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं कि मतलब कि ना हाँ कहते हैं जी प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे नहीं दिए और रिटेलर उसके कहते हैं होलसेलर को भी पैसे नहीं दिए, एडवर्टाइज़र को भी पैसे नहीं दिए, तो फिर भी MLM के प्रोडक्ट महंगे बड़े होते हैं यार। अब मसला यहाँ आता है कि जो प्रोडक्ट नाकस नहीं है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट किसी क्या कहते हैं सेलिब्रिटी ने नहीं करनी, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हमारा एडवर्टाइज़र माड़ा है, हमारा एडवर्टाइज़र कमज़ोर है। ठीक है ना, अब उसको अगले बंदे को प्रोडक्ट देने के लिए वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होगा ही तो अगला कस्टमर उसे लेगा ना, क्योंकि कस्टमर ने इस चीज़ को पहले सुना ही नहीं। जितनी मालियत उस प्रोडक्ट होती थी उतने में मिलने लग गया। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं कि मतलब कि ना हाँ कहते हैं जी प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसे नहीं दिए और रिटेलर उसके कहते हैं होलसेलर को भी पैसे नहीं दिए, एडवर्टाइज़र को भी पैसे नहीं दिए, तो फिर भी MLM के प्रोडक्ट महंगे बड़े होते हैं यार। अब मसला यहाँ आता है कि जो प्रोडक्ट नाकस नहीं है,
जिसकी एडवर्टाइजमेंट किसी क्या कहते हैं सेलिब्रिटी ने नहीं करनी, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा एडवर्टाइज़र माड़ा है, हमारा एडवर्टाइज़र कमज़ोर है, ठीक है ना। अब उसको अगले बंदे को प्रोडक्ट देने के लिए वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होगा ही तो अगला कस्टमर उसे लेगा ना, क्योंकि कस्टमर ने इस चीज़ को पहले सुना ही नहीं, उसने कभी प्रोडक्ट देखा ही नहीं किसी को, उसने कभी इसकी इश्तिहार ही नहीं देखी, तो उसको कैसे यकीन है कि प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। और वेल कंपनी का अच्छी क्वालिटी का है जो बता के दिया जा रहा है वो मेरा काम करेगा भी कि नहीं, ये चीज़ थी। तो जो है ना क्या कहते हैं, इस मसले को हल करने के लिए कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देखें, जब सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करेगा तो नाकिस प्रोडक्ट बिक जाएगा यार, वैल्यू बन जाती है ना। अब इधर वैल्यू नहीं बनी हुई तो नाकिस नहीं बिकेगा, इसका मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बनाना जाए। तो जब बेस्ट प्रोडक्ट बनाना था ना तो उसके ऊपर बेस्ट लागत भी आनी थी, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो MLM के प्रोडक्ट होते हैं वो आम प्रोडक्ट से महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊँ। मैंने आपको पहले बताया, जो लोग नाकस प्रोडक्ट बनाते थे उनके प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट से बिकते नहीं थे, ठीक हो गया। जो कंपनीज MLM में भी नाकस प्रोडक्ट या सस्ती प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो नहीं चलती, वो ग्रो ही नहीं करती, क्योंकि उनका डायरेक्ट सेलर जो उनका एंड वाला सेलर होता है ना, रिटेलर, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाता, ठीक है। वो पहले भी कमज़ोर होता है, उसके बाद जो है ना जो उसकी एडवर्टीजमेंट पावर है वो तो है ही नाकस, मतलब कि कमज़ोर है। तो जब नाकस प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, इस वजह से जो है ना प्रोडक्ट MLM के महंगे होते हैं, और क्यों होते हैं वो भी आपकी आसानी के लिए होते हैं, क्योंकि आपने इसको डायरेक्ट सेलिंग करनी होती है। जब आप बेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करेंगे तो ही लोग आपसे लेंगे ना, ये चीज़ थी। क्वालिटी इसलिए मैटर करती है MLM के अंदर। तो अब होपफुली इतनी सब बातों को समझने के बाद आपको पता चल गया होगा कि DSA क्या है, MLM DSA को फॉलो क्यों करती है, और DSA बिज़नेस को या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को या DSA अप्रोच जो है इसको हमें क्यों उन बिज़नेसेस के अंदर आना चाहिए जो DSA को फॉलो करते हैं, हमारे ही आसानी है। और आगे देखें, अब मैं क्यों कहता हूँ MLM, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि MLM में अंदर आओ, ठीक है। अब देखें, आज से ना 10-12 साल पहले तो ये मुश्किल काम था, डायरेक्ट सेलिंग मुश्किल थी, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी। सोशल मीडिया पे हमारे इर्द गिर्द हमें जानने वाले बस हमारी फैमिली, हमारे इर्द गिर्द के लोग या कुछ दोस्त होते थे, मगर अब पूरी दुनिया हमारी पोस्ट देख सकती है अगर हमें पोस्टिंग करने का तरीका आता है। हम हर पर्सन को अपने पोस्ट दिखा सकते हैं बगैर एडवर्टीजमेंट के, हम जस्ट अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए अपने कितने फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आजकल के दौर में हमें सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इंगेज करने आते हैं, और जब इतने पीपल्स को इंगेज आप कर सकते हैं तो उनको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों को आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे उनके दिल में आपकी कोई ना कोई वैल्यू तो है ना। आप देख लें, जिसके 10K सब्सक्राइबर हैं या ज़्यादा, मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं, चाहे वो पहले सेलिब्रिटी नहीं भी था, बट अपने इन व्यूज़ की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से वो सेलिब्रिटी बन गया। अब जब हर पर्सन ही सेलिब्रिटी बन जाएगा, मतलब आज से 5-7 साल पहले सेलिब्रिटी बनना आपको पता था ना, ड्रामे या किसी फिल्म में काम करो तो ही आप जो है ना सेलिब्रिटी बनते हो, मगर आज आपको जिसका दिल करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट की बेस पे फॉलोअर्स गेन कर लेता है, वो भी सेलिब्रिटी बन जाता है, समझ रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि एक तो आपको जो है ना एक ही कंपनी की तरफ से एडवर्टीजमेंट के भी पैसे मिलते हैं, और ये आसान है आज के दौर में। और अब तो कंपनीज आपको प्रॉपर सिखाती हैं फेसबुक यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, इंस्टाग्राम यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है अपने तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और ट्विटर पे कैसे करनी है, पिंटरेस्ट पे कैसे करनी है। तो फॉरएवर ने तो हमें सिखाया ना, ये तो हमें सिखाती है। तो इस तरह कंपनीज, मतलब कि MLM कंपनी सब कुछ सिखाती हैं। अब आपको समझ आ रही है, अब आप होपफुली समझ गए होंगे कि फॉरएवर अगर डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच को डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है तो उसकी वजह क्यों है, और प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्यों नहीं नज़र आते, और प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है, महंगे क्यों हैं, और यहाँ तक कि क्या बात है कि हमें क्यों डायरेक्ट सेलिंग का जो है ना मेंबर बनना चाहिए। अब आपको समझ आ गई है। तो यही मेरी वीडियो का मकसद था। तो होपफुली आपको बेस्ट समझ आई होगी। किसी किस्म का मसला आता है, किसी किस्म की बात नहीं समझ आती
तो वो कमेंट में पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, व्यू किया करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। जो लोग अभी तक आपको कहते हैं कि यार ले MLM प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं लाते, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं उसको ये वीडियो दिखा दें। आपके भी जो क्वेश्चन थे आपके लिए मैंने इसलिए बनाई ताकि आपके ये डाउट्स क्लियर हों और आप जो है ना जल्द से जल्द किसी MLM का हिस्सा बने और अच्छी से अच्छी अर्निंग करें, ठीक है। तो अगर किसी ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करना है मेरे थ्रू, मैं आपको ना सिर्फ DSA के और चीज़ें भी सिखाऊँगा, ये तो है ना जनरल हर किसी के लिए, बट जो होता है जो कि आपके ज़रिए किसी नेटवर्क में आता है तो उसके लिए कुछ प्रीमियम कंटेंट होता है जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और बेस्ट कोशिश की जाती है कि आपका बिज़नेस भी ग्रो करे, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि मतलब वो चीज़ें भी उनको सिखाई जाएँ, उनको समझाई जाएँ, तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर अप्रोच करें, मेरे से पूछें कि फॉरएवर कैसे ज्वाइन करनी है, उसमें कैसे फ़ायदा है, अर्निंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करनी है, मैं आपको खुद बताऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।